नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग संप्रभुता का ये तीसरा पार्ट देखते हैं। अभी हम लोग संप्रभुता से संबंधित जो है प्रश्नों का जो भी पिछले वर्षों में आए हुए हैं उनका रिवीजन कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आज तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 48वां क्वेश्चन है जो कि तो रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है। रूसो जो है लॉक से पूर्णतः प्रभावित है किस विचार पे? प्राकृतिक अधिकारों के विचार से, समूहों की संप्रभुता के सिद्धांत से, या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। तो इसमें जो है रूसो लॉक से जो है पूर्णतः प्रभावित था किस विचार से? वो था ऑप्शन सी, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आएगा। रूसो लॉक से इस बात पे सहमत था, किस बात पे? कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं साक्षी हुआ करती थी, है ना तो किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी, मतलब किसी के पास अपना स्वयं का जो है सेल्फ या प्राइवेट संपत्ति नहीं होगी, ठीक है। और ना ही परिवार, है ना। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला देता था वह उसी का हो जाया करता था। क्या कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, इस पे जो है एक किसान जो है कार्य करता है और यहाँ पर वो अपना जो है मेहनत करके इस पे फसल उगाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, तो ये फसल और ये ज़मीन किसकी हो गई? ये किसान की हो गई। यही बात वो कहते हैं कि किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला देता था तो वो उसकी हो जाया करती थी। कौन कहता है? तो ये जो है रूसो, जो मतलब लॉक की बात थी। लॉक की इस बात से रूसो प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को कहा जाता है। तो जॉन ऑस्टिनवादी किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो वो लोकप्रिय संप्रभुता या बहुलवादी या एकलवादी या प्रत्ययवादी? तो जॉन ऑस्टिन जो है एकलवादी सिद्धांत के जो है प्रतिपादक थे। व्याख्या देख लेंगे। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता के सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून, पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था जो राज्य की कानूनी संप्रभुता से जुड़ा है। जॉन ऑस्टिन पहले सकारात्मक कानून की धारणा का प्रतिपादन किया। वह कहता है कि सकारात्मक कानून ऐसा कानून है जिसे किसी संप्रभुता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय ने समाज में सर्वसत्ता संपन्न या सर्वोच्च हो। आगे देख लेते हैं। सकारात्मक कानून की इस नींव पर ही ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया है, ठीक है। सकारात्मक कानून की इस नींव पर ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना किस आधार पर किया है? तो वो सकारात्मक कानून देगा, ठीक है ना। वो क्या होता है? सकारात्मक कानून। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि किसी निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त ना हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को, उस समाज को प्रभुसत्ताधारी कहेंगे। क्या कह रहा है कि जैसे एक जो है सत्ता है और ये दूसरी सत्ता है, तो ये ना इसकी आज्ञा मानने को तैयार है ना इसकी आज्ञा मानने को तैयार, तो यानी ये अपने आप में क्या हुए? संप्रभु हुए, ठीक है। ये अपने जो क्षेत्र के सारे लोग हैं उन्हीं समाज पर जो है अपना हावी रहेंगे, तो ये एक तरीके से क्या हो गए? संप्रभु हो गए। यही बात वो कहते हैं। आगे देखिए क्या है कि इस सत्ता समेत उस समाज का राजनीतिक या स्वाधीनता समाज कहा जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? उस समाज को राजनीतिक या स्वाधीन समाज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस तरह संप्रभुता का यह सिद्धांत पूरी तरह से अद्वैतवादी या एकलवादी, देख लीजिए कभी कभी पूछ लेगा कि अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक अद्वैतवादी, तो भी जो है क्या हो जाएंगे? ऑस्टिन। एकलवादी अर्थात उसके समकक्ष कोई नहीं है। आगे देख लेते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण जो है तथ्य जो हैं। बूंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज समाज का बुनियादी संस्था है, ठीक है। राज समाज की बुनियादी संस्था है एवं एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है। कौन? राज्य। राज ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है। ऐसा कौन समझते हैं? तो वो हैं बूंदा, ग्रोशियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन। अतः कानून की दृष्टि से राज्य की असत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। तो यहाँ पर ये क्या? राज्य को जो है सर्वोच्च मानते हैं, है ना। कानून की दृष्टि में राज्य क्या हो गया? सर्वोच्च हो गया।
इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जिसमें राज्य को अन्य सत्ता से और सर्वोच्च और असीम माना जाता है ना। जो राज्य को सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम मानते हैं, तो कानून की दृष्टि में वो राज्य जो है क्या है, सर्वोच्च हो जाता है। प्रभुसत्ता का इसे एकलवादी सिद्धांत कहते हैं या मोनिस्टिक थ्योरी कहते हैं, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में हुई। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक जो विकास किया वो किसने किया? तो वो ऑस्टिन ने किया है। ठीक है, सर्वाधिक विकास किसने किया? तो वो ऑस्टिन ने किया सर्वाधिक विकास। समझ गए होंगे। अच्छा तथ्य था और अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ में ना आए तो 2-3 बार इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत, देखिए अभी जस्ट उसी की बात हो रही थी, अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है ना। अद्वैतवादी मतलब एकलवादी, एकलवादी, अद्वैतवादी का मतलब एकलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो बोंदा, डुगी, ऑस्टिन, हॉब्स, तो बोंदा भी हैं और ऑस्टिन भी हैं और हॉब्स भी हैं। यहाँ पर डुग्बी नहीं है, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 51वां प्रश्न है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन दिख रहा है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक, रूसो। जब ऐसे पूछेगा प्रतिपादक कौन है, तो चूँकि क्या है, जॉन ऑस्टिन जो है प्रबल इसके विकासात्मक इन्होंने विकास किया था, तो जॉन ऑस्टिन को यहाँ पर जो है इसका प्रतिपादक मान लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जॉन ऑस्टिन ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52, निम्नलिखित में कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? बहुलवादी चिंतक नहीं है यानी वो एकलवादी हो सकता है। तो कोल, बोंदा, लिंडसे, वेब्स, तो यानी ये बोंदा हो गए। बोंदा कैसे हैं? ये एकलवादी हैं, ये एकलवादी हैं या अद्वैतवादी हैं, या अद्वैतवादी हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, बोंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लेंगे, थोड़ा सा तथ्य मिलेगा। जीन बोंदा को संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है। ठीक है ना, ये एक जो है आपके लिए नोट करने वाली बात है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, पूछ लेगा कि संप्रभुता का जनक किसे माना जाता है, तो वो बोंदा होते हैं। पीछे आया भी है, मैंने शायद एक जगह हॉब्स बोल दिया था, लेकिन वो बोंदा होगा, है ना। संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। बहुलवाद संप्रभुता के विपरीत धारणा है। बहुलवाद संप्रभुता के विपरीत धारणा है, याद रखिएगा। बहुलवाद कैसी धारणा है? संप्रभुता की विपरीत धारणा है। यह सिद्धांत राज्य की संप्रभुता के गुण को अमान्य नहीं देता, मान्यता नहीं देता है, बल्कि राज्य को अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय मात्र मानता है। जो बहुलवाद है वो क्या कहता है कि राज्य क्या है? अन्य समुदायों की तरह ही समुदाय मात्र है। राज्य को जो है सर्वोच्च सत्ता नहीं मानता है, ये सर्वोच्च सत्ता राज्य को नहीं मानते हैं। कौन? बहुलवादी सर्वोच्च सत्ता नहीं मानते हैं, बल्कि कहते हैं राज्य क्या है? राज्य जैसे कोई समुदाय है, उन समुदायों की तरह ही समान है ये। मतलब राज्य कोई सर्वोच्च संस्था नहीं है, उसको किसी बात के जो है मतलब मनवाने का अधिकार नहीं है सबके साथ। ठीक है ना, तो असीम सत्ता की बात ये नहीं करते हैं। कौन? बहुलवादी। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। बहुलवाद और एकलवादी सिद्धांत में आपको ये याद रखेंगे, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तभी आप इसमें जो है अंतर निकाल पाएंगे। गियर्क, मेटलैंड बहुलवाद के जनक हैं। देख लीजिएगा क्या लिखा है, गियर्क और मेटलैंड बहुलवाद के जनक हैं। गियर्क और मेटलैंड याद रखेंगे, यही पूछता है कि बहुलवाद के जनक कौन हैं, तो गियर्क और मेटलैंड तथा कोल, लिंडसे और डेवनपोर्ट, वेब्स, लॉस्की, मैकावर आदि मुख्य समर्थक हैं। इसके जनक कौन है बहुलवाद के? तो गियर्क और मेटलैंड, और समर्थक में है कोल, लिंडसे, डेवनपोर्ट, वेब्स, लॉस्की, मैकावर। ठीक, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा था। इसकी व्याख्या आप देख के समझ के लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण को देखना है। कह रहा है कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। सही बात है। एकलवादी क्या मानते हैं कि राज्य जो है, राज्य की जो मतलब कानून के अनुसार राज्य कैसा होगा? संप्रभुता सर्वोच्च होगी, उसका निरपेक्ष होगा और असीमित होगी उसकी जो शक्तियां हैं, है ना। कारण क्या है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है।
मतलब कि इसके अनुसार कि संप्रभुता मतलब एकलवादी क्या है, एकलवाद क्या है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता, ठीक है, एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो सही बात है। तो ये एकलवाद का ही एक आप इसको क्या कहते हैं कि नेचर बोल सकते हैं। तो ये एकलवाद के अनुसार सही होगा। तो यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए जो ए की सही व्याख्या करता है आर, है ना। तो जब जहाँ पर क्या होगा कि जिसके विरुद्ध, जिस सत्ता के विरुद्ध कोई अपील न की जा सके, तो वहाँ पर कैसा मतलब संप्रभुता हो जाएगी, कैसी प्रभुसत्ता हो जाएगी, तो वहाँ एकलवादी हो जाएगी, है ना, वहाँ पर एकलवादी हो जाएगी। तो यानी कारण भी ठीक है, और मतलब ये ए की सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। समझ में ना आए तो इस वाले पॉइंट को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रभु संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन, एकलवादी या अद्वैतवादी, अद्वैतवादी, है ना। हेरोल्ड लास्की, ह्यूगो ग्रोशियस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब कैसे हैं, बहुलवादी, है ना, ठीक है। तो ये जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन, मैकियावेली, ऑस्टिन, लास्की या मिल। तो ये ऑप्शन बी ऑस्टिन हो जाएगा। देखिए यही प्रश्न पूछता है टीजीटी पीजीटी वगैरह में, आप इसको देखते जाइएगा। प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया, तो ऑस्टिन, ऑक, एक्विनास, मेटलैंड। तो ऑप्शन ए ऑस्टिन। अब ये बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन, मैं पढ़ भी रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, ताकि ये याद होता चला जाए आपको, है ना। तो जितना अधिक से अधिक बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा ये। इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन हैं, तो डायसी, लास्की, ऑस्टिन, पोंता। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, डायसी, ठीक है। विधि के शासन के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, डायसी। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता डायसी ने, ठीक है ना, अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी थी। ये भी पूछता है कभी कभी, ठीक है ना, कहाँ का शासन के बारे में बात हो रही है, तो इंग्लैंड के संविधान को, इंग्लैंड का संविधान जो है उसको विधि के शासन की संज्ञा दी, इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाले पहले विचारक हो गए कौन, डायसी, ठीक। विधि का शासन क्या है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको थ्योरी में मिलेंगी, जो कि जल्द ही आपके सामने आएगी। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। राजनीतिक संप्रभुता वही विधि का शासन, है ना, विधि का शासन को किसने प्रस्तुत किया, तो बोंदा, ऑस्टिन, डायसी या डुबी। तो ये हो जाएंगे डायसी, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ए बी डायसी के अनुसार लोकतंत्री शासन प्रणाली बनाने वाले देशों में कानून दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथों में रहती है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता सूत्र सर्वसाधारण के हाथों में रहती है, क्योंकि कानून प्रभुसत्ताधारी सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है ना। क्या कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो देश होता है, जो लोकतांत्रिक देश होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो कानून बनाने की या प्रभुसत्ता जो है, भाई राज्य की सबसे मुख्य जो है तत्व क्या है, प्रभुसत्ता है। तो प्रभुसत्ता कहाँ रहती है, तो वो संसद में रहती है। क्यों, क्योंकि यहीं सब नियम कानून बनते हैं। और वो भी, ये संसद भी कहाँ से मतलब जो है रिलेट करती है, तो संसद भी चूँकि यहाँ पर लोकतंत्र होता है, तो ये जनता के द्वारा जो है चुने गए रहते हैं ये सब यहाँ के प्रतिनिधि, तो यानी ये जनता को जो है प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से इनका कहने का मतलब ये है। तो ये, और जब जनता की बात होगी जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या राजनीतिक बात हो जाएगी, मतलब राजनीतिक सत्ता हो जाएगी। तो वही वो पूछ रहा है कि राजनीतिक संप्रभुता का मतलब लोकतांत्रिक संप्रभुता, एक तरीके से आप कह सकते हैं। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो डायसी, ऑप्शन सी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया किसने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इसमें है बोंदा, एबिडाइसी, ऑस्टिन या लास्की के द्वारा। तो बोंदा, ऑस्टिन तो कानूनी हो गए, ठीक है, या एकलवादी के हो गए, और एबिडाइसी जो है कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में भेद करते हैं, ठीक है ना। तो एबिडाइसी, लास्की जो है आपके बहुलवादी हो गए, है ना। अगला यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, डायसी। इसका जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया। विधिक संप्रभुता वही कानूनी संप्रभुता, और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर कौन बताया? तो जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, एबी डायसी या हैरोल्ड जे लास्की। तो ऑस्टिन तो विधिक कानूनी संप्रभुता के प्रतिपादक ही हैं, है ना। और राजनीतिक संप्रभुता के जो है एबी डायसी, इन्हीं ने ही जो है क्या किया था, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया था। कौन? एबी डायसी, ठीक है ना। इसका व्याख्या देख लेंगे। सर्वप्रथम एबी डायसी ने विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर लोकतंत्री शासन की प्रणाली के संदर्भ बताया। लोकतंत्र की शासन की प्रणाली के संदर्भ बताया। क्यों? क्योंकि इन्होंने विधि के शासन की बात की। कौन? डायसी ने विधि के शासन की बात की। और ये कहाँ का? ये इंग्लैंड के जो क्या कहते हैं संविधान है, वहाँ के बारे में बात की, जहाँ विधिक संप्रभुता संसद राजनीतिक संप्रभु निर्वाचक गणों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जहाँ पर विधिक संप्रभुता मतलब संसद, विधि कौन बनाता है? संसद बनाती है। और वो राजनीतिक संप्रभु निर्वाचक गणों, राजनीतिक संप्रभुता किस में होगी? जनता में होगी। राजनीतिक संप्रभुता मतलब क्या है? वही जनता में, जनता जब चुनती है तो वही लोग जो है कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं। और यही लोग ये क्या करते हैं? ये कानून बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये कानून बना रहे हैं तो यहाँ पर विधिक संप्रभुता हो गई, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया? ये राजनीतिक संप्रभुता हो गई, राजनीतिक संप्रभुता हो गई। जो जब जनता से कोई चीज़ जुड़ जाएगी, कोई भी चीज़, तो वो वहाँ पर वो राजनीति में आ जाती है, तो राजनीतिक बातें हो जाती है, तो राजनीतिक संप्रभुता यहाँ पर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। देखिए अलग अलग टाइप से ऐसे ये घुमा फिरा के पूछेगा। विभेदित किया जाता है। कौन भेद करता है? तो बोंदा, ऑस्टिन, एबी डायसी, लास्की। तो ये एबी डायसी है, याद रखेंगे, ठीक है। विधि के शासन की भी बात करते हैं, और इसके बीच वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के बीच में जो है ये विभेद भी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के बीच मध्य भेद किया कौन? मोदा, ऑस्टिन, एबी डायसी, लास्की। तो ऑप्शन सी एबी डायसी, समझ चुके हैं ऊपर कई बार। फिर से वही प्रश्न है, विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद कौन किया? तो डायसी, सीले, मिल, गार्डनर। तो ऑप्शन ए डायसी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संप्रभुता के बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़े हैं? बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़े हैं। तो मेटलैंड है, क्रैब, दुर्कीम और हीगल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीगल आदर्शवादी रहते हैं, ठीक है ना, आदर्शवादी रहते हैं। तो इनके व्याख्या, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। तो हीगल के द्वारा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहकर न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी राज्य को महान बना देता है। देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक की भी बात करता है। कौन? हीगल। तो याद रखेंगे, ठीक है ना, आध्यात्मिक तरीके से। और ये इनका इम्पोर्टेंट कथन है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहते हैं ये, ठीक है ना। तो राज पर पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण, जहाँ पर ईश्वर की बात आ जाए, जहाँ पर अध्यात्म की बात आ जाए, वहाँ पर कौन होते हैं? हीगल होते हैं हमेशा। हीगल एक एकलवाद को स्वीकार कर, भाई चूँकि आदर्शवाद हैं तो राज्य की सत्ता को जो है स्वीकार करेंगे ना। आदर्शवादी क्या है? राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं। एक राजा होगा, एक आदर्श राजा होगा जो बलशाली होगा, वही सबके लिए कार्य करेगा, सबके हित के लिए। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये एकलवादी स्वीकार करते हैं तथा राज्य को सर्वशक्तिमान बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हीगल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? संप्रभुता की विशेषता नहीं है, संप्रभुता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, एक बार फिर देख लेते हैं प्रश्न कि कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता या जनसंख्या। तो जनसंख्या तो संप्रभुता जैसे एक तत्व है किसी राज्य के बारे में, तो जनसंख्या भी एक तत्व है। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी सब जो है
आपके संप्रभुता की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या स्वयं एक तत्व है राज्य के बनने के लिए, है ना। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, इसकी व्याख्या देख लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की निम्न विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होगी। तो पहली विशेषता है पूर्णता, सार्वभौमिकता, अद्वैतता और स्थायित्व और अविभाज्यता। इसकी मुख्य जो है आपके क्या कहते हैं कि विशेषताएं हैं किसकी, संप्रभुता की। याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। पूर्णता, सार्वभौमिकता, अद्वैतता, स्थायित्व और अविभाज्यता। मतलब क्या है, पूर्णता कि ये अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी की सहायता नहीं, ठीक है, ये किसी के द्वारा फोर्स्ड नहीं होगी, ठीक है ना, ये किसी के द्वारा फोर्स्ड नहीं होगी, ये स्वयं निर्णय लेने के लिए पूर्ण है, मतलब अपने आप में सक्षम है। दूसरी है सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सल हो गई, यानी कि ये पूरे राज्य में या अपना कानून जो है सब जगह चलाने के लिए निडर होगा, अपना आप जो है मतलब सार्वभौमिक होगा, सबके लिए जो है ये समान कार्य करेगा अपने राज्य में। अदेयता मतलब ये किसी को दी नहीं जा सकती है, किसी और दूसरे राज्य को देना चाहे या ऐसा करके ये किसी को देंगे नहीं, मतलब अदेयता, अदेय होता है। स्थायी तो ये स्थायी होते हैं। अविभाज्य मतलब ये टूट नहीं सकते, इनका विखंडन नहीं हो सकता है ना। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। बाकी जनसंख्या वाला जो पार्ट था और जनसंख्या राज्य का तत्व है, और राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं, वही जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। अगला देख लेते हैं प्रश्न। आज का 66वां प्रश्न है कि इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। तो अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी, व्यापक, है ना। तो इसमें अस्थायी जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि संप्रभुता कैसी होती है, स्थायी होती है ना। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अस्थायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है। सुनिश्चितता, विभाज्यता, स्थायित्व, अनन्यता। तो यहाँ पर ये तीनों हैं। यहाँ पर जो विभाज्यता नहीं है ये अविभाज्यता है, मतलब विभाज्य नहीं हो सकता है, ये अविभाज्य होता है, यानी ऑप्शन बी। संप्रभुता जो है अविभाज्य नहीं हो सकता, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो ऑप्शन बी विभाज्यता जो है इसकी विशेषता नहीं होगी, मतलब ये टूट नहीं सकता है, विभाज्य नहीं हो सकता है। फिर से है कि निम्न में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है, या सब प्रभुसत्ता का सिद्धांत का लक्षण नहीं है, या उसकी विशेषता नहीं है। तो पूर्णता, विभाज्यता, स्थायित्व, सार्वभौमिकता। देखिए वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन हो जाएगा विभाज्यता, क्योंकि संप्रभुता क्या है, विभाज्य नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? स्थायित्व और सार्वभौमिकता। स्थायित्व भी है और सार्वभौमिकता भी है, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन ठीक हो जाए, सी ठीक हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है आज का, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी कौन है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद। बहुलवाद अभी ऊपर हम लोगों ने व्याख्या में देखा और उसको समझा था कि एकत्ववादी सिद्धांत का जो है विरोध कौन करता है, तो बहुलवाद करता है। तो कौन करता है? बहुलवाद करता है। इसको समझना होगा तो ऊपर आप देख लीजिएगा, अभी हमने व्याख्या बताई थी तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार बताने से क्या है, थोड़ा सा टाइम जाएगा। बाकी जो है ऊपर मैंने बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 71वां, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? सिंपल सा, बहुलवाद। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बाकी क्या दिया, अराजकता दिया है, नाजीवाद, उदारवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, बहुलवाद जो है इसके विरोध में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का। 72वां क्वेश्चन है कि बहुलवादी विश्वास करते हैं, बहुलवादी विश्वास करते हैं कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में और नाम मात्र की संप्रभुता में, निरंकुश संप्रभुता में। तो बहुलवादी संप्रभुता क्या है? क्योंकि ये एकलवादी संप्रभुता है, उसका विरोध करता है। उसका क्या करता है? विरोध करता है। एकलवादी सिद्धांत जो है राज्य की संपूर्ण सत्ता, सर्वोच्च सत्ता को, जो ये क्या करता है, सर्वोच्च सत्ता को स्वीकारता है। कौन? एकलवादी सिद्धांत। और बहुलवाद क्या है? इसका विरोध करता है। बहुलवाद इसका विरोध करता है। तो यानी क्या हुआ, ये राज्य की जो सत्ता है उसको नहीं मानता है, ये नाम मात्र की संप्रभुता उसको बोलता है, मतलब नाम मात्र का राज्य मानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा,
ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वां प्रश्न है आज का कि बहुलवादी पक्ष में है। बहुलवादी किसके पक्ष में है? राज को समाप्त करने के नहीं, राज विहीन समाज की नहीं, राज्य की शक्तियों को कम करने के, ठीक है, राज की शक्तियों को कम करने की या राज की शक्तियों को और बढ़ाने के नहीं। तो ये राज की शक्तियों को, नाम मात्र के राज्य, मतलब राज्य होना चाहिए लेकिन कैसा हो? नाम मात्र, नाम मात्र का राज्य, यानी ये राज की शक्तियों को कम करना चाहते हैं बहुलवादी, है ना। राजविहीन समाज की बात तो मार्क्स बात करता है, ठीक है, मार्क्स बात करता है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये नाम मात्र की बात करते हैं, यानी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर, राज की शक्तियों को कम करने के। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किन विचारकों के समूह को बहुलवाद से संबंधित हैं? कौन बहुलवाद से संबंधित है? तो अरस्तु, हीगल, डैसी, बार्कर, लास्की, क्रैब, रूसो, मैकाइवर, हीगल, ऑस्टिन, बोंदा, कोल। तो यहाँ पर जो बार्कर, लास्की और क्रैब हैं ये आपके बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनेकवादी, अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं, किसमें? अनेकवादी जो है किसमें? अनेकवादी यही बहुलवाद, ये बहुलवादी कानूनी अधिसत्ता, राजनीतिक अधिसत्ता, सांकेतिक अधिसत्ता या संपूर्ण अधिसत्ता। तो वो सांकेतिक अधिसत्ता, यानी कि जो है नाम मात्र की या नाम मात्र की, यानी राज्य के जो है एक थोड़ा से अंश को, मतलब नाम मात्र की संपूर्णता या सांकेतिक अधिसत्ता की बात करते। कौन? अनेकवादी या बहुलवादी। देखिए घुमा फिरा के पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत सरल है बट घुमा के बस पूछ दिया है, तो थोड़ा सा आपको ये समझना होगा बीच बीच में, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो है 76वां प्रश्न है आज का, जो है ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? ऑस्टिन की जो प्रभुता है उसका सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? कि यह निरंकुश है, यह विभाज्य है, यह निरंकुश नहीं है, यह व्यक्ति के विरोध करने का अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, यह निरंकुश है। कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं ऑस्टिन, कानूनी संप्रभुता या विधिक संप्रभुता की बात करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कि यह निरंकुश है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ऑस्टिन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। अगर पूछता है ऑप्शन कि कानून के सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता या इसके प्रतिपादक कौन है, तो वो ऑस्टिन ही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही जो है इसका विकास सर्वाधिक अच्छे तरीके से, पूर्ण तरह से, व्यवस्थित तरीके से किया था। अपनी कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरी प्रेडेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, बार बार पूछता है। में ऑस्टिन ने माना कि कानून की प्रामाणिकता के लिए राज्य की निरंकुश शक्ति को स्वीकार करना होगा। कानून की प्रामाणिकता के लिए राज्य की निरंकुश शक्ति को स्वीकार करना होगा। यदि कानून के पीछे दंड की शक्ति नहीं होगी तो वह नागरिक समाज में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कानून को प्रमाणिक बनाना है, ठीक है, जो विधि है उसको प्रमाणिक बनाना है तो राज को निरंकुश होना पड़ेगा। तो राज को कैसा होना पड़ेगा? निरंकुश होना पड़ेगा। कारण, क्योंकि अगर कानून को प्रमाणिक बनाना है तो राज को निरंकुश होना पड़ेगा और जिसको क्या है, समाज को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कानून के पीछे ये कहता है कि अगर दंड की शक्ति नहीं होगी, अगर दंड की शक्ति नहीं होगी तो नागरिक जो है इसको, भाई क्या है कि कोई चीज़ है, जैसे नॉर्मल तरीके से कहा जाएगा कि भैया सड़क के बाईं तरफ चलो, तो कोई लोग, कितना लोग मानते हैं कि भैया जो है सड़क पे मत थूको, तो कितना लोग मानते हैं। यही चीज़ अब जब जुर्माना लगा देता है कि सड़क पे थूकने पे 1000 रुपये जुर्माना है, या हेलमेट लगा के चलिए, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो 5000 का जुर्माना है, तो लोग डर के मारे हेलमेट लगा के चल रहे हैं ना। तो वही बात है यहाँ पर, यही वो कहते हैं कि कानून के प्रामाणिकता के लिए, मतलब कानून को सर्वाधिक और सर्वोच्च तरीके से चलाने के लिए राज को थोड़ा सा निरंकुश होना पड़ता है, राज को निरंकुश होना पड़ेगा। और कानून के पीछे दंड शक्ति नहीं होगी, अगर कानून के पीछे दंड की शक्ति नहीं होगी, अगर दंड नहीं दिया जाएगा, दंड नहीं रखा जाएगा, तो वो नागरिक समाज में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 77 प्रश्न, जो कि बहुत अच्छे थे और आप इसको जो है पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा। एक थोड़ी सी ये व्याख्या जो है 70वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है।
कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता के विरोधी हैं, एकत्ववादी सिद्धांत के विरोधी हैं। समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद तो बहुलवाद थे, लेकिन इसकी व्याख्या हम लोगों ने नहीं देखी, तो व्याख्या देख लेंगे तो यहाँ से कुछ प्रश्न निकल कर आएंगे। तो प्रभु सत्ता का एकत्ववादी या एकलवादी, ठीक, एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत के अनुसार प्रभु सत्ता राज्य के सारभूत अनिवार्य लक्षण है। प्रभु सत्ता क्या है? राज्य का सारभूत और अनिवार्य लक्षण है। पूछ लेगा प्रभु सत्ता किस राज्य के जो है सारभूत अनिवार्य लक्षण है, तो वो एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत की। इसके बिना कोई राज्य कोई समाज राज्य का रूप धारण नहीं कर सकता है। और राज्य को समाज के तरीके ही बोलने वाला कौन है? तो वो है बहुलवाद। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। तो बहुलवाद क्या कहता है कि राज्य जैसा कोई चीज़ नहीं है, राज्य समाज के समान ही एक समाज है, ठीक है ना, या क्या कहते हैं, समुदाय के समान ही एक समुदाय है। जबकि बहुलवादी विचारधारा या प्लूरलिस्ट जो है क्या कहते हैं कि राज्य की रचना हेतु प्रभु सत्ता अनिवार्य नहीं है। वो कहते हैं कि प्रभु सत्ता यहाँ पर ज़रूरी नहीं है राज्य की रचना के लिए, मतलब राज्य बनने के लिए प्रभु सत्ता जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य क्या है, वो भी एक दूसरे समुदाय या समाज के तरीके है, वो भी एक दूसरे समाज की तरह है। अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको पढ़ लेते हैं। बहुलवादी सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी हैं। बहुलवादी सत्ता केंद्रीकरण मतलब कि वो नहीं चाहते हैं कि जो भी निर्णय लेने की क्षमता हो वो किसी एक आदमी में, एक व्यक्ति में जो है निहित हो। मतलब कि जो सत्ता है वो उसको केंद्रीकरण के विरोध करते हैं। कौन? बहुलवादी। राज्य एवं समाज को एक ही नहीं मानते, यद्यपि वे राज्य को समाज के महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं ना, वे राज्य को समाज की महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं। किसको? अभी मैंने बताया, राज्य को। वे राज्य के अखंड असीम प्रभु सत्ता को अस्वीकारते हैं। मतलब वो कुल मिला के राज्य को जो है सर्वोच्च नहीं मानते हैं बहुलवादी। और समाज के अन्य संस्थाओं एवं समूहों को प्रभु सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं। इस प्रकार वे सांकेतिक अथवा नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। कौन? बहुलवादी कैसा स्वीकार करते हैं कि नाम मात्र की संप्रभुता होनी चाहिए या सांकेतिक प्रभु सत्ता होनी चाहिए। इससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्न नीचे लगा लिया है। और इसके प्रमुख जो है समर्थक जो हैं, बहुलवाद के समर्थक कौन कौन थे? तो लियो डिग्वी, ह्यूगो क्रैब, हेराल्ड जेलास्की, अर्नेस्ट बाकर, एडी लिंडसे, रॉबर्ट ए मैकाइवर हैं, ठीक है ना। तो ये थे आज के जो है 77 प्रश्न। ये आखिरी में जो है इसकी व्याख्या पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो आप लोगों को जो है पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। तो मिलते हैं प्रभु सत्ता के अगले वीडियो में। धन्यवाद।